अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। आज की शुरुआत एक बेहद अहम जानकारी के साथ करता हूं। बाजार में जब किसी भी चीज की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत अपने आप आसमान छूने लगती है। अगर व्यक्ति के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा चीजें खरीद पाएगा, ज्यादा चीजें खरीदेगा तो सामान की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति कम होगी, लिहाजा कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। तो अब क्या किया जाए? सवाल यह है कैसे इस महंगाई को काबू किया जाए। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी भर है या इसमें लोगों की भी हिस्सेदारी है? और क्या ऐसे बेतहाशा बढ़ती महंगाई के बाद हम आर्थिक महाशक्ति बन पाएंगे? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की अड़ी घूमेगी। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत करता हूं। और देश में आप आज किसी भी सामान को उठाइए, हर चीज की कीमत बढ़ी हुई है, जिसके लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, रसोई गैस समेत हर फैक्टर जिम्मेदार है। और ऐसे में सीधा एकदम डायरेक्ट सवाल है, जब महंगाई ने हर एक देशवासी का दम निकाल रखा है तो ऐसे माहौल में हम आर्थिक महाशक्ति बनने का ख्वाब कैसे देख पा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आंकड़ों से खेल हो रहा है या प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नया प्लान बनाया है उसमें ही बढ़ती महंगाई की कोई दवा है? हम पूछेंगे, हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान उनसे, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर देखिए। देश में महंगाई से चारों तरफ मचा हाहाकार। तेल और गैस ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। बढ़ती महंगाई के उलट आईएमएफ का बड़ा दावा। इस साल भारतीय इकॉनमी 9.5% की दर से बढ़ेगी। 2022 में 8.5% की बढ़ोतरी की उम्मीद आईएमएफ को। आईएमएफ का यह प्रोजेक्शन और महंगाई का हर दिन सुरसा की तरह बढ़ता मुंह, इन दोनों में किस तरह का संबंध है? क्या जब इकॉनमी सरपट भागती है तो महंगाई भी बढ़ती है क्या? या महंगाई जब बढ़ती है तब इकॉनमी के बढ़ने की बात करना ख्वाब देखने जैसा है? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इसमें कैसा संबंध है? और वो आदमी जिसको ये सब गणित बहुत ज्यादा नहीं मालूम, उसको ये मालूम है कि उसके पास जो पैसे आते हैं वो बहुत जल्द खर्च हो जाते हैं, वो बचा नहीं पाता और आगे आने वाले दिनों में उसको जीवन जीना और मुहाल लगने वाला है। उसके लिए असल में इन आंकड़ों की बाजीगरी में क्या कहीं कोई राहत छिपी हुई है? सबसे पहले तो यह समझें कि वो आंकड़े जो मेजरली वो इंडिकेटर्स जो दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, वो अगर ठीक हैं तो ये महंगाई इतनी बेतरतीब क्यों बढ़ती हुई नजर आ रही है? सबसे पहले देखिए कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स क्या कहता है। अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है उसमें तो सकारात्मक संकेत हैं। औद्योगिक उत्पादन दिखाता है कि 12% से बढ़ा है, अगस्त 2021 के आंकड़े हैं ये। लेकिन खुदरा महंगाई दर, होलसेल प्राइस इंडेक्स जिसको कहते हैं, वो 4.35% है। सितंबर 2021 के ये आंकड़े हैं। इनमें क्या संबंध है आपस में? बढ़ती महंगाई से हुआ क्या है, जरा वो भी समझने की जरूरत है। जेब में पैसे कम हो गए हैं, घर का बजट बिगड़ने लगा है, एफडी पर नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। मतलब यह कि जो महंगाई की दर है वो एफडी में मिलने वाली जो ब्याज की दर है उससे आगे निकल गई है, लिहाजा एफडी पर रिटर्न नेगेटिव हो गया है। ट्रैवलिंग पर, खाने पीने पर, हर चीज पर असर पड़ रहा है। हर बात की लागत बढ़ी है, वो सर्विसेज हो, वो प्रोडक्ट्स हो, सब के सब महंगे हो गए हैं। तो फिर सवाल यह है कि इकॉनमी तेजी से बढ़ते हुए वहां तक कैसे पहुंचेगी कि हम अपने आप को अर्थव्यवस्था का शहंशाह कहेंगे? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आंकड़े इस बारे में क्या इशारा करते हैं। महाशक्ति कैसे बनेंगे हम? अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी रखनी होगी अगर 2025 तक 5 ट्रिलियन
डॉलर इकोनॉमी का टारगेट हमको अचीव करना है। मौजूदा जीडीपी 3000 अरब डॉलर की है, हमने टारगेट बनाया है 5000 अरब डॉलर का। तो हमको अर्थव्यवस्था की रफ्तार रखनी होगी 13% की, हर वर्ष 13% से ज्यादा। क्या ये मेंटेनेबल है? और अगर ये मेंटेनेबल नहीं है तो फिर ये सपना क्या दिवा स्वप्न है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश ये करेंगे कि देश के तौर पर हम क्या महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर हैं? क्या महंगाई का बढ़ना इकोनॉमी के लिए अच्छा सूचक है? और महंगाई के बढ़ने के बीच में क्या आम आदमी ये सोचकर खुश रहे क्या कि देश तरक्की कर रहा है, लिहाजा वो अपने हिस्से का इसमें योगदान दे रहा है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझते हैं। उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो भी इकोनॉमी में ही हुई है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ भी इसी तरह के बैकग्राउंड वाले हैं, उनकी भी जो शिक्षा दीक्षा है इसी स्ट्रीम में हुई है और अब समृद्ध अनुभव रखते हैं। कई बार आपने देखा है उन्होंने बड़े बड़ों को जीरो में फंसाया है। आज हमारे साथ अमन अग्रवाल भी होंगे, प्रोफेसर हैं IIF के, उनसे भी हम समझेंगे कि ये आंकड़े क्या दिखाते हैं और क्या छिपाते हैं। प्रॉन्जॉय गुहाठा कुर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने हमारे साथ उनको चर्चा में देखा है, उनकी निगाहें क्या देख रही हैं उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आपके साथ चर्चा खोलता हूं। करा रहा है आम आदमी, जनार्दन कराह रहा है, जनता अगर जनार्दन है तो राजा को इसकी सुध है? देखिए, अगर राजा जिस तरह से आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो हरदम यही कहते हैं कि मैं तो प्रधान सेवक हूँ, राजा यहाँ कोई नहीं है। वस्तुस्थिति जिस तरह की ग्राउंड रियलिटी होती है, अर्थव्यवस्था को उससे आगे ले जाने का जो सत्ता में होते हैं उनका फर्ज होता है। और जिस तरह से आर्थिक प्रगति के रास्ते पे हम बढ़ रहे हैं सभी क्षेत्र में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, तो उन सब तरीके से FDI है, तो उन सब चीज़ों को, पैरामीटर्स को, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो कोविड की इतनी बड़ी त्रासदी जिसने पूरी इकोनॉमी को, पूरे भारत की नहीं विश्व स्तर पर डीरेल कर दिया था, उसमें हम एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रिकवरी के रास्ते पे तेज़ी से अग्रसर हैं। और हमारी इकोनॉमी अगर प्री कोविड लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है और आने वाले समय में भारत केवल विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ही रहने वाली नहीं है, बनेगी, लेकिन सस्टेनेबल बेसिस पे, जैसा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अभी पीछे कहा था कि हम जरूर डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ अग्रसर रहेंगे। तो महंगाई क्या उसी दिशा में सूचक है सर? क्या चीज? क्या जो आम लोग परेशान हैं, उनके हाथ में कुछ बच नहीं रहा है, 5 या 6 तारीख को उनका मामला खाली हो जाता है, तनख्वाह की राह पूरे महीने देखते हैं, क्या वो ये सोचें कि आने वाले दिन हसीन हैं, अच्छे हैं? आज उनकी जिंदगी जरूर दुश्वार है। नहीं, अगर सरकार जिस वर्ग को, गरीब को, जो रूरल वर्ग है, अर्बन रूरल एरियाज में जो लोग हैं, मजदूर हैं, उन सब के लिए त्रासदी से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, तो उन लोगों के लिए अलग तरीके की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे मनरेगा के साथ उनको पैसा पहुंचाने की बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें मिडिल क्लास को थोड़ा ग्रांटेड लिया जा रहा है क्या? मैं अब गौरव वल्लभ साहब के पास जाता हूं। गौरव वल्लभ साहब, समझाएंगे ये क्या है? थोड़ा ऐसा आंकड़ों को ऐसे समझाइए कि आम आदमी को समझ में आए। उसके लिए मौजूदा स्थिति ठीक है, इसकी आदत डाल ले, आने वाले दिन अच्छे हैं, उसका ख्वाब संजो ले, क्या है स्थिति? देखिए, स्थिति ये है कि अगर हम वित्तीय वर्ष 19-20 की जीडीपी 100 रुपए मान लें तो 20-21 की जीडीपी हो जाती है 92.7 रुपए, क्योंकि 7.3% की कमी होती है। और अब अनुमान है, जैसा आपने बताया IMF का, कि 9.5% से बढ़ेगी। तो मतलब जो हम 2 साल पहले थे उससे 1% बढ़े, 1%। दैट इज आवर ग्रोथ प्रिसाइसली, पहली बात। दूसरी बात गौतम साहब, पेट्रोल, गैस, डीजल और पेट्रोल, जीडीपी, और इसमें एक चीज और जुड़ने वाली है बहुत जल्द, उसको कहते हैं बिजली। क्योंकि देश की सरकार को पता ही नहीं, कोयला खत्म हो गया, देश की सरकार पता नहीं अपने टायरों के नीचे किसानों को रौंदने में इतनी व्यस्त है कि उनको पता ही नहीं कि बिजली के जो बनाने वाले संयंत्र है, पावर प्लांट्स हैं, वहां पे कोयला नहीं। तो गैस रोज बढ़ती है। अनुमान मैंने एक डाटा निकाला गौतम साहब
कि पिछले 11 महीने में गैस के प्राइस 1 रुपये प्रतिदिन बढ़े। 1 रुपी पर डे गैस सिलेंडर के दाम पिछले 11 महीनों में बढ़े, मतलब 11 महीनों में 306 रुपए सिलेंडर के बढ़े। डीजल के दाम अगर मैं आपको बताऊं तो मात्र पिछले 18 दिन में डीजल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर बढ़े। देश के बड़े भाग में डीजल 100 को पार कर चुका है। देश के मैक्सिमम एरियाज में पेट्रोल के दाम 110 रुपए प्रति लीटर हो गए और अब बिजली आने वाली है। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आने वाला टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा है। मैं तो बजट का ही आंकड़ा दूंगा। जो बजट अभी पेश हुआ 4-5 महीने पूर्व, उसमें वित्तीय वर्ष 2022 के लिए टैक्सेशन से कलेक्शन का आंकड़ा दिया गया 15.5 लाख करोड़ रुपया। उसमें से 8.5 लाख करोड़ तो सिर्फ ब्याज का देना है। देश के प्रति व्यक्ति पर जो कर्ज था वो पिछले 7 साल में डबल हो गया। ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है? ये इकोनॉमिक मॉडल इसलिए हुआ क्योंकि आपने बिना सोचे समझे नोटबंदी की, बिना तैयारी के जीएसटी लगाई और 4 घंटे के नोटिस पे आपने इकोनॉमी को बंद कर दिया। अरे पंखे और ट्यूबलाइट का स्विच बंद करने से पहले भी आदमी 5 बार सोचता है, पर प्रधानमंत्री जी को पता नहीं 8 बजे क्या होता है। 8 बजे आ जाते हैं, 12 बजे अपने निर्णय थोप देते हैं। उस 8 से 12 के चलिए, ये जो आपने कहा, आप ये कह रहे हैं कि अदूरदर्शी निर्णयों की वजह से और ना तजुर्बेकारी की वजह से, जैसा आप कह रहे हैं, ये सब काम किए गए और उसका नतीजा हमको देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि गोपाल कृष्ण साहब, एक बार फिर से आपके पास में लौटता हूं। ये इकोनॉमी के हिसाब से एक ये जो प्रोजेक्शन है उसमें एक्चुअली समझना पड़ेगा कि इजाफा कितना है, जो कह रहे हैं गौरव वल्लभ। और दूसरे ये कि हर तरफ आपने कहा अगर अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक क्लास की बात कर लें, हर एक व्यक्ति को महसूस हो रहा है कि उसकी जिंदगी दुश्वार हुई है पहले से। ऐसा क्यों है? गौतम जी देखिए, जो गौरव वल्लभ जी कह रहे हैं, तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि प्री कोविड लेवल पे हम जल्दी से पहुंच गए। तो जो कोविड की त्रासदी है वह केवल भारत पे ही नहीं है, पूरे विश्व पे हुई है। और आज आईएमएफ ने जो फिगर्स दी है उसने कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5 और 8.5 रहेगी अगले वर्ष। और जब उसने जो ग्लोबल जो ग्रोथ है जीडीपी उसको डाउनग्रेड किया है, तो विश्व में जो ग्रोथ है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है जो उनकी डाउनग्रेडेशन की है गई है। फिर भी भारत की इकोनॉमी को उन्होंने सस्टेनेबल बेसिस पे 9.5 और 8.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट से रखा है। तो अल्टीमेटली कहाँ से हम चले थे और किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसको देखेंगे तो उससे जीडीपी की स्थिति एक पॉजिटिव सिग्नल की तरफ बढ़ रही है। और अगर वर्तमान स्थिति में बेस कम है, ये कम है, तो उसमें तो अगर हमारे 7 साल हैं तो 60 साल तो यूपीए के कांग्रेस के हैं, तो फिर बेस कम है तो बेस की जिम्मेदारी तो इनको अपने ऊपर लेना चाहिए। तो ये अपने हिसाब से बोल दें। दूसरी बात ये है, महंगाई की बात आप बार बार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल में दाम में बढ़ोतरी है, उसके में मैं कारण आगे बता सकता हूं जब भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहली बात यह है कि आज इन्फ्लेशन की फिगर भी आई है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वह पिछले बार के 5.59% से जो पिछली बार इन्फ्लेशन फिगर थी, जबकि वो भी 6% का आरबीआई ने जो टारगेट रखा है उससे कम थी, फिर भी वह 4.3% से बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखते हुए आम सर, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ये अच्छी बात है और ये जो बौद्धिक लोग हैं उनको समझ में भी आ रही होगी। लेकिन सर, एक आम आदमी की जेब में क्या बच रहा है सर? सवाल ये, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं बाकी मेहमानों के पास एक आपकी इजाजत से एक बार होकर आता हूं, आपके पास आ रहा हूं। और गौरव वल्लभ, आप भी अपना पॉइंट, ये जो आप अभी कहना चाह रहे हैं, इसको आप सुरक्षित रखें। मैं आपके पास लौट रहा हूं वापस, लेकिन मैं जरा समझने के लिए अमन अग्रवाल साहब के पास जाना चाहता हूं। अमन अग्रवाल साहब, बढ़ती महंगाई और इकोनॉमी की रफ्तार, क्या संबंध है इसमें? देखिए जी, जो बढ़ती महंगाई है उसके अपने कारण है, और वो बढ़ती महंगाई पिछले साल जरूरत थी सरकार को, क्योंकि हम डिफ्लेशनरी स्टेज में जा रहे थे कोरोना की वजह से। तो उस समय जो है उसको इन्फ्लेट करके ठीक करने के लिए
पिछले साल तो जरूरी था, इसलिए उन्होंने काफी कर भी लगाया और वो बढ़ाते गए ऑयल पेट्रोल के ऊपर, पर अब वो जो है नियंत्रण करना उसका जरूर है। और आरबीआई गवर्नर ने भी इस बात को कहा है और भी अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि उसको कंट्रोल करना और डीजल पेट्रोल के दाम को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। पहली चीज। जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, 9.5% आज की डेट में बहुत कम नहीं है, काफी अच्छी ग्रोथ है और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ आरबीआई भी कह रहा है, आईएमएफ भी कह रहा है, एडीबी भी कह रहा है और एजेंसीज भी कह रही है। तीसरी चीज जो देखने की बात यह है कि पिछले 1.5 साल में, पिछले साल ले तो 73 बिलियन डॉलर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई पिछले साल मार्च 2021 तक। अगर अभी तक लें तो करीबन 85 बिलियन डॉलर आ चुके हैं। करीबन 6-6.5 बिलियन डॉलर एक महीने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है और इस स्थिति में आई है जब विश्व के अंदर कोरोना हुआ है, फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ी हुई है, सरकारें पैसा बाहर जाने नहीं दे रही हैं, कंपनियां बाहर से निवेश वापस ले रही हैं। उस स्थिति में भी हमारे पास 6.5 बिलियन डॉलर करीबन हर माह आए हैं। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, जो वॉलेटाइल मानी जाती है, वो भी पिछले 7 साल तो सर क्या करना चाहिए इन तमाम बातों, ये आप ठीक बात है, ये आप बता रहे हैं, ये वो इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं हमारी इकोनॉमी की हालत ठीक है। अभी अग्रवाल साहब ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से इन्फ्लेशन के लिए जो टारगेट रखा था उससे काफी कम में उसको हम रोकने में सक्षम रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो आदमी 80 रुपए किलो टमाटर लेने जा रहा है, टमाटर को देख के अब काम चला ले रहा है, वो अपने आप को क्या समझाए कि चीजें सुधर रही हैं? ये प्रंजय साहब से समझूंगा। प्रंजय साहब, क्यों ट्रांसलेट नहीं होती वो चीजें, वो जो इंडिकेशंस के हिसाब से यहां दिखाई देती हैं एक आम आदमी की जेब के लिए? देखिए, अभी तक मैंने सुना, ध्यान से सबको सुना और बहुत कुछ नहीं बताया गया, वो मैं बताना चाहता हूं। प्लीज। पहला बात ये महंगाई का मार जब आता ना, ये गरीब के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। और जब खाद्यान्न और खाने की चीजों का मुद्रास्फीति होता है, महंगाई होता है, और भी ज्यादा गरीब के ऊपर असर पड़ता है। तो हमारे देश में पिछले कुछ सालों से और लगभग ये कोरोना के बाद 1.5 साल में हमारे देश के जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके बीच जो दुराई है और भी बढ़ गया। स्टॉक मार्केट, थोड़ी सी मिडिल क्लास की बात भी कर लीजिएगा सर, बेचारा बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, उसकी बात भी कर लीजिएगा। सर मैं चुपचाप सबकी बात सुना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने तो सिर्फ एक एडजॉइंटर दिया। मैं बारीकी से आपको सारे बात बताएंगे। मिडिल क्लास क्या, स्टॉक मार्केट बढ़ रहे, किसको फायदा हो रहा है? एफडीआई आ रहे, किसको फायदा हो रहा है? हमारे आम आदमी को फायदा नहीं। हमारे आम आदमी को पैसा नहीं है स्टॉक मार्केट निवेश करना। आज बात क्या है, देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो मुद्रास्फीति 2 कारण के लिए, 4 करोड़ लोगों का डीमैट अकाउंट है सर, ये भी बात मैं खातिर में ला दूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। ये जो मुद्रास्फीति, मांग बढ़ते हैं उसके लिए भी होता है, और जो खर्चा है, जो कॉस्ट है, बढ़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम आज आर्थिक महाशक्ति नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि सबसे एक बहुत बड़ा कारण है जो मुद्रास्फीति हो रहे, पेट्रोल और डीजल का कीमत जिस रफ्तार से बढ़ा है। पिछले 7 साल में केंद्र सरकार कम से कम 23 लाख करोड़ जो डीजल और पेट्रोल का कर्ज से लिया है। ठीक है, ये पहला बात है। दूसरी बात है, आप यूपीए के समय में ऑयल बॉन्ड के बारे में कह रहे हैं, कितना 1.5 लाख भी नहीं था, 23 लाख करोड़। आज जब डीजल का जब कीमत बढ़ता है, जो दाम बढ़ता है, इसका सब सारे जितनी चीज यातायात होता है उसके खर्चा बचाता है, उसका एक असर पड़ते हैं फल सब्जियों के ऊपर। ये सबसे बड़ा एक कारण है आज मुद्रास्फीति के लिए। हमारे माननीय प्रवक्ता जी गोपाल अग्रवाल जी कहा किस रफ्तार से अच्छे दिन आ रहे हैं, हमारा जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे हैं, वो नहीं बता रहे कुछ चीज। कोरोना का पहले भी लगातार 3 साल में भारत सरकार का आंकड़ा कह रहे हैं हमारा जीडीपी गिर रहा है। ठीक है सर। अग्रवाल सर, तुम्हारी फाइलों में मौसम बड़ा गुलाबी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, त्रासदी को हम डिनाई नहीं कर रहे,
इकोनॉमी में जो कोविड के कारण जो रुकावट आई है और जो चैलेंजेस आए हैं उसको कोई डिनाई नहीं करता। अर्थव्यवस्था की वस्तुस्थिति को डिनाई करके कोई नहीं चल सकता। अब आपको देखना है कि सरकार उस वस्तुस्थिति से डील करने के लिए इफेक्टिव कदम ले रहा है कि नहीं, उस पर हम बात करेंगे। तो उन कदमों पे और उनका इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं, इन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो उस पे हमें हमारी कमी होगी तो हम उसको सुनेंगे भी, सुधारेंगे भी और आगे बढ़ेंगे। सर सीधी बात मैं आपसे पूछता हूँ, सीधी बात पूछता हूँ अग्रवाल सर, क्या ईंधन में जो इजाफा हो रहा है हर तरह के ईंधन में, उसकी वजह से आग नहीं लगी हुई है क्या कीमतों में, और लोग परेशान नहीं है क्या, और इसके लिए समाधान क्या है? सर देखिए, ईंधन में अगर आग लग, ओवरऑल हम इन्फ्लेशन को चेक करके रख रहे हैं। अगर 4.3 कैसे 0.68% से ग्रोथ हुई है फूड आइटम्स में इस महीने में, जो पिछले महीने में 3.11 थी। तो जब हमारे डेटा, ये एनएसएसओ के डेटा है ना, जिनको आप बाकी चीजों के लिए भी कोट करते हैं, तो इन डेटाओं को डिनाई करके आप अपने सर, ये आम लोग, आम आदमी कोई आपसे मिलेगा अगर और आपसे पूछेगा सर मेरे जेब में कुछ नहीं बच रहा है अब, तो ये डेटा बताया जाए क्या उसको? नहीं, डेटा नहीं बताएगा, उसको हम बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन अकाउंट, उज्ज्वला योजना, उनके लिए सारी योजनाएं हैं ना, प्रधानमंत्री जो जन कल्याणकारी योजनाएं। तो ये सब सुन के वो टमाटर बगैर खरीदे वापस चला जाए? नहीं, क्यों, सबके लिए देखिए, हर स्थिति से डील करने के लिए अलग अलग वर्ग है। 3 वर्ग आपने बताए, एक तो गरीब और रूरल वर्ग है, दूसरा मिडिल क्लास है, तीसरा जो रिच एंड एफ्लुएंट इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह है। इन तीनों के लिए अगर आप, जब मैं इंडस्ट्री के लिए बताऊंगा तो आप कहोगे मिडिल क्लास को छोड़ दिया। नहीं सर, नहीं अग्रवाल सर, लेकिन आप ये देखिए, अगर आप बीते दिनों में निगाह डालें, वैसे कोरोना वाला जो आपने बात बताई ना, उसका जवाब मैं लूंगा बिल्कुल निश्चित रूप से गौरव सर से, क्योंकि वो हाथ उठा रहे थे तब। लेकिन ये बात सच है, कोविड एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन अगर आप देखें हर एक क्लास इससे परेशान है सर। अगर आप देखें किसानों में, वहां खुदकुशी के मामले देखने को मिलते हैं, वो कम ज्यादा कितने हुए हैं उस पर बहस हो सकती है। गरीब करा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित रूप से उनके पास पैसे पहुंचाए जा रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बावजूद ये स्थिति है। मिडिल क्लास वो करा रहा है, और अगर आप जाके रिच और एफ्लुएंट से बात कर लें तो वो कह रहे हैं कि हालात अभी हमारे लिए मुश्किल है, सेल थ्रू करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों है सर, ये समझूंगा मैं आपसे लौटकर। लेकिन ये अहम खबर बताने के बाद, त्योहारी सीजन में आम आदमी पर महंगाई की मार, हरी सब्जियों और प्याज के दाम बेतहाशा बढ़े। 11 दिनों में ही टमाटर डबल महंगा। अनाज और दालों के दाम ने किचन का जायका खराब किया। महंगे फल और फूल ने श्रद्धालुओं को भी परेशान किया। यहां तक कि रावण भी जो 80 फीट का बनाया जा रहा था, वो इस बार 30-40 फीट का बनाकर छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे मनाया जाने वाला है इस बार दशहरा। रावण मेघनाद के पुतले इस बार छोटे होंगे। अग्रवाल साहब कहीं ये ना कहें कि अब ठीक है, अच्छी बात है, रावण मेघनाद अब छोटे होने लगे हैं, तो अब असुर कम हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, उनकी हाइट कम हो रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन जरा ये देखिए, बेहिसाब महंगाई क्यों, जरा जल्दी जल्दी दिखाइए। ये बेहिसाब महंगाई, दाम बढ़े, सब्जियां कहा जा रहा है बेमौसम बारिश हो रही है, अनाज माल भाड़ा महंगा हो गया इसलिए बढ़ रहा है, 4 गुने दाम बढ़े, आगे दिखाऊंगा। खाना पीना, त्योहार में मांग बढ़ गई है। टेंट, लाइट, साउंड, मेकिंग कॉस्ट सब ज्यादा। अगर आप कोई फंक्शन कर रहे हैं, टेंट, लाइट, साउंड के बारे में देख रहे हैं, मेकिंग कॉस्ट ज्यादा हो गया इसलिए महंगा हो गया है। घर सजाने का सामान, पेंट लगा लीजिए, पुट्टी लगा लीजिए, दिवाली में अगर आप घर चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक देखने लायक हो जाए, तो एक बार फिर से सोच लीजिएगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, पीएनजी, राज्य केंद्र का टैक्स ज्यादा है, क्या करें, और इस वजह से ये झेलना पड़ रहा है। अब जरा ये भी देखिए, दिल्ली के एक परिवार का आज का खर्च जरा मोटे तौर पर वो भी समझने की कोशिश कीजिए। 4 लोगों के परिवार पर महंगाई का असर समझने की कोशिश करते हैं। एक महीने में 1 सिलेंडर की खपत अगर बहुत इकोनॉमिकली उन्होंने बड़ा ध्यान रखकर चलाया, जब जरूरत है गैस को सिम पर रखा, जब जरूरत हुई तभी तेज किया, और इस तरीके से अगर किया, तो जरा देखिए 1 महीने में 1 सिलेंडर का खर्च सितंबर 2021 अक्टूबर 2021 के हिसाब से अगर आप करेंगे तो 1 महीने में 1 सिलेंडर का खर्च 885 से 900 रुपए पहुंच गया है, और यह बढ़त 15 रुपए की हो गई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अब ये किसके लिए 15 रुपए ज्यादा है, किसके लिए कुछ नहीं है, ये फैसला आप कीजिएगा। अब जरा अगर वो अपनी सब्जी में चाहते हैं कि थोड़ा सा जायका हो, और वो चाहते हैं कि इसमें थोड़ा टमाटर डाला जाए, और मान लीजिए कि वो 3 किलो टमाटर बहुत इकोनॉमिकली
चलते हुए वो 3 किलो टमाटर अपने घर में इस्तेमाल कर रहे थे, तो पहले ये 40 रुपए के हिसाब से 120 रुपए का आ रहा था। आगे बढ़ते हुए ये अक्टूबर में 80 रुपए के हिसाब से 3 किलो टमाटर अगर अब भी लेने का वो सोच रहे हैं तो 240 रुपए का आ रहा है। और इस तरीके से ये जो इजाफा है 120 रुपए का, ये किसके लिए ज्यादा है, किसके लिए कम, फैसला आप कीजिए। अब जरा ये भी देखिए कि अगर उन्होंने ये सोचा है कि वो एक महीने में 5 किलो प्याज तक अपने आप को सीमित रखेंगे, तो ये 5 किलो प्याज 30 रुपए के हिसाब से 150 रुपए का आ रहा था सितंबर 2021 में। अक्टूबर में 50 रुपए का हो गया, और 5 किलो अगर आप ये करते हैं तो 250 रुपए, 100 रुपए का इजाफा। किसके लिए कम, किसके लिए ज्यादा, फैसला आपका। अरहर की दाल, अगर अरहर की दाल वो खाते हैं तो वो कितना पानी मिलाते हैं, वो फैसला वो करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत इकोनॉमिकली 4 किलो दाल की खपत हो रही थी और 105 रुपए के हिसाब से आ रहा था, 420 रुपए का मिल रहा था सितंबर में, तो 120 रुपए के हिसाब से 4 किलो 480 रुपए का हो रहा है, और उसमें 60 रुपए का इजाफा सीधे सीधे हो रहा है। चीनी, अगर वो चीनी के हिसाब से अगर आप देखें तो 38 रुपए 5 किलो चीनी, 190 रुपए। अक्टूबर में ये 42 रुपए की आने लगी, 210 रुपए, बढ़त हो गई 20 रुपए की। और इस तरीके से ये मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए उन्होंने पेट्रोल की गाड़ी ना चलाकर अपनी गाड़ी सीएनजी वाली रखी थी, या उसमें सिट किट फिट करा ली थी सीएनजी वाली। एक महीने में 20 दिन ऑफिस और 40 किलोमीटर आना जाना के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 45 रुपए 20 पैसे, 20 दिन 904 रुपए, 49 रुपए 76 पैसे, 20 दिन 995 रुपए 20 पैसे, 100 रुपए का सीधा सीधा इजाफा, करीब करीब एक महीने में ही एक परिवार के खर्चे में कुल बढ़त सीधे सीधे 550 से ज्यादा, 556 रुपए 20 पैसे। और यहां रुका नहीं है, टू बी कंटिन्यूड, ये बढ़ता जा रहा है हर महीने हर दिन के हिसाब से। और वही कह रहे थे अभी गौरव वल्लभ कि ये हाइएटस वाली स्थिति है, यहां फुल स्टॉप नहीं है, यहां एक एक रुपए हर दिन के हिसाब से बढ़ाते चलिए। अब गौरव वल्लभ, कोविड वाली स्थितियों का भी तो ध्यान रखिएगा आप। जी दिनेश जी, मैं एक एक सवाल का उत्तर दूंगा, पर आपके विश्लेषण से एक चीज स्पष्ट हो गई दिनेश जी कि इस सरकार ने ना टमाटर खाने लायक छोड़ा, ना कमा कर खाने लायक छोड़ा। ना टमाटर खा सकते हैं, ना कमा कर खा सकते हैं। और वो कह रहे हैं हमारे 6 साल बनाम 60 साल, ये भी तो देखना पड़ेगा। मैं उसका उत्तर दूंगा, इन्होंने कहा सबसे पहले कि कोरोना था। दिनेश जी, कोरोना तो चीन से आया था ना, चीन में पॉजिटिव जीडीपी कैसे आ गई? आप -7.3 से कॉन्ट्रैक्ट किए 2020-21 में, चीन उसी वर्ष में पॉजिटिव जीडीपी जनरेट कर रहा था, ऐसा कैसे हो गया भाई वहां पे? अमेरिका क्यों इस -7.3% से क्यों नहीं गिरा? दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज इस दर से क्यों नहीं गिरी? डेवलप्ड और डेवलपिंग का कोई लिहाज है सर, या एक ही जैसा देखना है? मैं किससे कंपेयर करूं? आप मुझे कंट्री का नाम बताइए, मेरे पास दुनिया के हर कंट्री का डेटा है, मैं आपको बता दूंगा। मतलब हमसे बेहतर सब है। हिंदुस्तान, मैं ये नहीं कह रहा, पर कुछ छोटपैया देश जिनके पास कुछ भी नहीं है, आप अगर सोमालिया से आगे रह के अपने आप को पद्म विभूषण देना चाहते हो तो मुझे लगता है ये गलत है। 5 कंट्रीज बताइए सर जिनसे कंपेयर करना चाहिए हमको और जिनके मुकाबले हम बदतर हैं। आप चाइना से कंपेयर कीजिए, इमर्जिंग इकोनॉमी है। आप चीन से कंपेयर कीजिए, चीन का पॉजिटिव ग्रोथ था, आपका -7.3% ग्रोथ रहा। आप ब्राजील से कंपेयर कीजिए, आप रशिया से कंपेयर कीजिए, जिन देशों के साथ हम ब्रिक्स समूह बनाते हैं उनसे कंपेयर कीजिए, आप पाएंगे कि उन 5 देशों में से 4 से हमारी जीडीपी की दर है वो नीचे है, हम उन चौथे नंबर पर। तो क्या इन सवालों का जवाब नहीं लेना चाहिए? दूसरी बात, आपने एक प्रोफेसर साहब ने बोला FDI, सर 3% लोगों की आय बढ़ी है देश में, 97% की कम हुई है। ये FDI उन 3% के लिए आई है, और ये मैं नहीं कह रहा, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE का डाटा है कि सिर्फ 3% लोगों की आय बढ़ी है, 97% लोगों की आय पिछले 1 साल में घटी है। उसका क्या उत्तर है? फिर इन्होंने बोला कि किसान सम्मान दे रहे हैं, मैं तो इन्हीं का आंकड़ा दे रहा हूँ, 27 रुपए प्रतिदिन एक किसान खेती से कमा रहा है, ये यहाँ पे आके सम्मान बोल रहे हैं। 27 रुपए भारत सरकार बोल रही है दिनेश जी, 27 रुपए खेती से कमाता है एक किसान प्रतिदिन, ये यहाँ सम्मान। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं सर, इनका जवाब ले लेना यहाँ पर बहुत जरूरी, वरना खो जाएंगे ये दोनों पॉइंट। ब्रिक्स का उदाहरण दिया जा रहा है, ये सही है या ब्रिक बैटिंग है? और दूसरे, किसी भी वर्ग को राहत क्यों नहीं है? अग्रवाल साहब देखिए,
दिनेश जी, दो बातें मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं ज़्यादा कांग्रेस के सरकार के दुष्कर्मों के बारे में नहीं बोलूँगा। 2015 से पहले हम विश्व की फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में थे, बॉटम के 5। आज विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी के रूप में भारत स्टैब्लिश हो गया है। FDI को देख लीजिए और चीज़ें, तो फ्रेजाइल 5 से वर्ल्ड की टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आए। तो फ्रेजाइल 5 क्यों थे, ये जवाब दे देंगे, बाद में आप पूछ लेना, नहीं तो ये लिख के दे देंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ 2016 में ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट थी, उसने कहा था कि 97% ऑफ आवर पीपल के पास जो वेल्थ है वो $10,000 यानी 7 लाख रुपए से भी कम है। तो इनने 65 साल अग्रवाल सर माफ कीजिएगा, नहीं तो फिर और आप नहीं अच्छा ठीक है नहीं एक बात नहीं डेटा नहीं, आप मुझे वो बता दीजिए, वो समझा दीजिए। एक लास्ट पॉइंट और बोलने दीजिए, या तो इनसे डेटा मत बुलवाया करिए, फिर डेटा बुलवाएंगे तो डेटा बोलिए जल्दी से कंप्लीट कीजिए। ये जो एग्रीकल्चर सर्वे रिपोर्ट हुई थी 2012-13 में और अभी 21 में, इससे 59% एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम बढ़ी है। 59% हम एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम बढ़ा रहे हैं, 60% से एग्रीकल्चर सेक्टर के किसानों की आय। अब मैं जरा एक आदमी जो आपको इस समय देख रहा है, सुनिए तो आपने जवाब दे दिया, प्रोफेसर गौरव वल्लभ को जवाब मिल गया होगा सर। और ये मुझे लगता है ये बुद्धि की बातें अब इस समय बुद्धि विलास हैं या ये बौद्धिक तर्क है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप भी तो जाते होंगे सर सामान लेने, आपके घर में भी किराना आता होगा, आपको महसूस होता है सर क्या फर्क है पहले 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले और आज के उसमें? और दूसरे मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये आने वाले दिनों में ये दुश्वारी और बढ़ती जानी है क्या एक आदमी के लिए, क्योंकि इकोनॉमी बेशक बढ़ रही हो सर, एक आम आदमी की सैलरी नहीं बढ़ रही है उस तरीके से। नहीं, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल में रखेंगे सर, इन्फ्लेशन कंट्रोल हमारे नजर में है, इन्फ्लेशन को हम नहीं बढ़ने देंगे। फूड आइटम्स के इन्फ्लेशन पे GST भी कम किया है। गोपाल सर ठीक है, मैं इस बात को मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा दर्शक देखकर उसको सुकून मिल रहा होगा। लेकिन सर सरसों का तेल सर सरसों के तेल की आज की प्रति लीटर कीमत तो सर आपको पता होगी सर। हाँ, कितनी है सर? उसमें प्रदेश सरकारों को जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं उनको ध्यान चाहिए कि केंद्र सरकार अग्रवाल सर 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत कितनी है आपको आप बता देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल ये कीमत चिंता की विषय है, लेकिन कितना है ओवरऑल इन्फ्लेशन में तेल 100 है, 150 है, 250 है, 200 है, कितना है सर ये? नहीं तो जब ये सारी कीमतें जो हैं बढ़ी हुई, उनके लिए कमी करने के लिए ओवरऑल इन्फ्लेशन। अब देखता हूं गौरव वल्लभ को पता है कि नहीं इसकी कीमत। गौरव वल्लभ जी 200 से 250 रुपए प्रति लीटर है, जो कोई जमाने में 70 से 80 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था। इनके घर तो मुफ्त का आ जाता होगा, इनको नहीं पता, पर हमको खरीदना पड़ता है। मेरे को एक एक सवाल का जवाब देने दीजिए। मैंने और आपने इनसे क्या पूछा कि चाइना क्यों बढ़ा, इनके पास कोई जवाब नहीं, अनर्गल प्रलाप करने लगे। मैंने इनसे पूछा और आपने इनसे पूछा 27 रुपए प्रतिदिन एक किसान खेती से कमाता है, और ये भारत सरकार का डाटा है, इनके पास कोई जवाब नहीं। एक और सवाल पूछ लेता हूँ, ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन नहीं है, क्या पिछले 18 दिन में 15 बार डीजल की कीमतें बढ़ती है और डीजल की कीमत प्रति लीटर 5 रुपए बढ़ जाती है, ये इन्फ्लेशन नहीं है? डीजल कौन उपभोग में लाता है दिनेश जी? भारत का अन्नदाता, भारत का किसान, उसकी लागत प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए से बढ़ चुकी है, पर ये यहाँ आके हमको ज्ञान दे के चले जाते हैं। पेट्रोल पिछले 14 दिन में 12 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है और 3.5 रुपए, 3.25 से 3.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। सर क्या स्थिति होती? एक सेकंड गौरव वल्लभ सर मेरे साथ दूसरे मेहमान भी हैं सर, ऐसा मत कीजिए। मुझे एक बात ये समझाइए, आपके पास समाधान क्या किया जाना चाहिए था जो नहीं किया जा रहा है? इस जवाब के साथ तैयार रहिएगा, लेकिन मैं अमन अग्रवाल साहब के पास जाना चाहता हूं। अमन सर, आम आदमी के लिए आगे स्थितियां कैसी ट्रांसलेट होने वाली हैं? बहुत आसान शब्दों में समझाइएगा ताकि हमारा दर्शक समझ सके कि क्या अवेट कर रहा है उनके लिए आने वाले दिनों में। 400 रुपए प्रति लीटर सरसों। देखिए जी, ऐसा है, जहां तक महंगाई की आपकी बात है वो जरूर इस समय बहुत ज्यादा है और उसको कंट्रोल करना सरकार का दायित्व है और उसको करना भी चाहिए। और उसके लिए पेट्रोल और डीजल के दाम जो है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर वो GST में लाए जा सकते हैं तो उसको लाया जाए, उससे एकदम से 1/3 दाम के करीब कम हो जाएंगे। बिकॉज GST में हाईएस्ट स्लैब में भी रखा जाए और उस पर 100% सरचार्ज भी लगाया जाए, तब भी 1/3 दाम कम हो जाएंगे।
करंटली जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें 65 से 75% जो है टैक्सेस हैं स्टेट और सेंटर के दोनों के, तो वो करना जरूरी है। उसके लिए आपने कहा कि क्या हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक लोगों की बात है, हिंदुस्तान में सबको पता है पैरेलल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन अब सवाल ये है अमन सर, ये उसी तरह का सुझाव है महिलाओं के लिए। नहीं, आपके पास आ रहा हूं सर। मैं सिर्फ एक बात जोड़ देना चाहता हूं कि जैसे महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, महिला बिल आना चाहिए, ये चाहिए वाली बातें ट्रांसलेट कब होती हैं सर? ये होना चाहिए जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आ रहा है सर? तो कैसे बात बनेगी? अगर मैं अपनी बात ही नहीं रख सकता सर तो कैसे बात बनेगी? नहीं तो आप बात रखिए ना सर। मैं बात तो ये है कि एक अगर आदमी 10 रुपए कमा रहा है, उसकी जेब में 15 से 20 रुपए हैं, और ये आज की स्थिति नहीं है, पिछले 60 सालों से यही स्थिति हिंदुस्तान में रही है, क्योंकि वो कर नहीं देता है और इसीलिए आराम से खर्चा करता है। ये बड़ा गजब पॉइंट दिया अमन अग्रवाल सर आपने कि आज की स्थिति नहीं है, ये 60 साल से यही स्थिति थी। आज भी तो आप मार्केट में अमन अग्रवाल साहब ने ये प्रोंजय गुहाटा कुर्ता साहब से समझने जाना पड़ेगा कि हालात ऐसे नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कराह के हिसाब से बदल गए हैं। पहले भी कराह रहे थे लोग, आज भी कराह रहे हैं सर। आज कोरोना के बाद, महामारी के बाद स्थिति और भी गंभीर हो। आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गोदाम में गेहूं चावल आप बांटना तो शुरू किया, मगर और भी बांटिए ना। आप गरीब के बैंक का खाता में जनधन योजना में आप पैसा दे रहे हैं, आप किसी को 6,000 रुपए देते, और भी दीजिए। ये जो असंतुलन है अमीर और गरीब के बीच, आपका हिम्मत है जो राजनीतिक दल का पार्टी का पैसा आता है इलेक्ट्रल बॉन्ड से, जिन लोगों पैसा देते हैं उनके ऊपर आप कर बढ़ाइए, आयकर बढ़ाइए। आपका राजनीतिक इच्छा शक्ति है। आप महंगाई कम करने के लिए आप डीजल में एक्साइज ड्यूटी, पेट्रोल में एक्साइज सर, तो फिर एक काम करते हैं ना सर। नहीं प्रोंजय साहब, ये जो आप कह रहे हैं और दीजिए, तो इसी तरह से मिलना है सर। तो इतना काम कोई भी काम क्यों करेगा सर? वो घर बैठेगा, अपने आप गरीब होगा सर, बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, अपने आप उसकी स्थिति वहां पहुंच जाएगी, घर बैठे पैसे मिलेगा सर। ये तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। दिनेश जी, आपके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप क्या समझे सब लोग गरीब है क्योंकि आलसी है? नहीं सर, क्या सब लोग क्या नहीं? तो इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा क्या? अगर घर बैठे आवश्यकता से ज्यादा रकम आप देने लगेंगे तो उससे उनको काम करने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा क्या? आप सुनने चाहेंगे तो हाँ बताइए ना सर। ये जिज्ञासा है सर, मैं तो आपके सामने रख रहा हूँ, आप सुनाइए सर। आप स्वास्थ्य के लिए कितना खर्च कर रहे हैं? शिक्षा के लिए कितना खर्च कर रहे हैं? हमें शर्म आता है। आप आर्थिक महाशक्ति बनने चाहते हैं। अब हर देश में देखिए, बांग्लादेश क्यों आगे बढ़ गया हमारा? क्योंकि वो शिक्षा में खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य में खर्चा कर रहे हैं। आप खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। किसके लिए आप खर्चा करेंगे? गरीब के लिए खर्चा करना चाहिए, अमीर वालों के लिए नहीं। तो महंगाई को मार जो आ रहे, जो लोगों का जेब का जो आप काट रहे, मध्य वर्ग का, गरीब का, उसका कुछ एक हिस्सा आप स्वास्थ्य में खर्चा कीजिए, शिक्षा में खर्च कीजिए। लोग प्रवासी मजदूर सर, सवाल ये है कि पेंडोरा जैसे लीक का क्या करेंगे? पेंडोरा वाली बातें भी तो देखनी पड़ेंगी। टैक्स कितने लोग दे रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा सर। मैं आपके पास आ रहा हूं वही, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, इसको आगे ले चलते हैं। IMF की माने तो आर्थिक मोर्चे पर चीन से आगे निकलेगा भारत। इस साल भारत की तरक्की की रफ्तार चीन से ज्यादा रहेगी। चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 8% की दर से बढ़ेगी। अगले साल भी भारत की विकास दर चीन से आगे रहेगी। IMF के ये आंकड़े तो कम से कम अच्छे लग रहे होंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब। देखिए, IMF के आंकड़ों पे हम अर्थव्यवस्था नहीं चलाते, हम अपने काम के ग्राउंड लेवल पे अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। उसका एक एंडोर्समेंट है कि IMF जो बात कर रहा है, IMF कल कोई भी आंकड़े दे दे, हमें ग्राउंड रियलिटी पता है। FDI आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग है। आज गौरव वल्लभ जी कह रहे थे आज अमेरिका से आगे हैं हम मैन्युफैक्चरिंग में, मोस्ट सॉट आफ्टर। ये तो मैंने दिखाया सर, अभी दिखाया। लेकिन अब सवाल यही है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है? गौरव वल्लभ, आपके पास सिर्फ 15 सेकंड है। दिनेश जी, डीजल, पेट्रोल और गैस, ये तीनों पे अगर आप कर लेते हो तो आप जुर्म करते हो, क्योंकि ये गरीब को भी उतना ही देना पड़ता है जितना अमीर को। आप अमीरों को तो टैक्सेशन की रियायत दे रहे हो, कॉर्पोरेट टैक्स दिन ब दिन घटाते जा रहे हो, और डीजल, पेट्रोल और गैस पे, GDP पर आप कर बढ़ाए जा रहे हो।
तो ये अजब रिग्रेसिव स्थिति है नेचर सर। होता है। पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद करूंगा, लेकिन आप देखिए यहां हर किसी को पता है समाधान क्या है, लेकिन राहत फिर भी नहीं मिलती। आज अड़ी में इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।